कहानियाँ कुछ आपकी, कुछ हमारी, कुछ दुनिया की तो कुछ दुनियादारी की। डायरी के पन्ने आपकी कहानी हमारी ज़ुबानी के आज के एपिसोड में हम कहानी सुनने जा रहे हैं दिसंबर की आखिरी रात, जिसे उत्तर प्रदेश के बरेली से भेजा है प्रभात दुबे ने। तो चलिए बिना देर किए कहानी दिसंबर की वो आखिरी रात शुरू करते हैं। दिसंबर माह की 31 तारीख की बेहद ठंडी रात, 1:30 बज रहे थे। समय काटना बहुत ही कठिन लग रहा था। एक एक पल एक एक सदी की तरह कट रहा था। मैं सोच रही थी कि आज मैं जिंदगी के उस चौराहे पे खड़ी हूं जहां से मुझे अपने लिए नई राह चुननी है। एक तरफ प्यार भरे जीवन का अनंत आकाश था, तो दूसरी तरफ माँ का ममता से भरा हृदय। मुझे ही यह तय करना था कि अब अपना सारा जीवन विभोर को सौंप दूं या माँ की इच्छाओं का सम्मान कर उनके बताए युवक से शादी कर लूं। यूं तो अक्सर बेटियां माँ बाप के कहने से अपना जीवन एक अनजान युवक को सौंप देती हैं, लेकिन कुछ ही साहसी युवतियां होती हैं जो स्वयं अपना जीवन साथी चुनती हैं। मैं विचारों के संसार में विचर रही थी। मेरी हथेलियां पसीने से भींगी हुई थी, दिल धड़क रहा था, घबराहट सी हो रही थी। यह फैसले की घड़ी थी, यदि आज विभोर के साथ ना जा सकी तो फिर कभी किसी के साथ ना जा सकूंगी। इस घड़ी का महीनों से मुझे और विभोर का इंतजार था। आज तो जाना ही होगा। एक तरफ माँ का मोह तो दूसरी ओर विभोर का प्यार भरे सुखद जीवन का आश्वासन। विभोर की जिद पर ही मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। ऐसे फैसले में किसी और की राय भी तो नहीं ली जा सकती थी। मुझे मालूम है कि मेरी भोली माँ शायद ही यह सदमा सहन कर पाए, लेकिन मैं क्या करूं? अपने दिल के हाथों में मजबूर थी। पूरा मकान अंधकार में डूबा हुआ था। केवल मेरे कमरे में टेबल लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी में विभोर के प्यार भरे पत्र को मैं कई बार पढ़ चुकी थी, जिसमें लिखा था, मेरी जीवन संगनी सोनिया, कल रात ठीक 3 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। और भी बहुत कुछ लिखा था जो मुझे रोमांचित के लिए काफी था। कल दोपहर की तो बात है, जब हम दोनों कॉफी हाउस में बैठे उस संसार को सजाने की बात कर रहे थे जो हमारे लिए एक सुंदर स्वप्न की अनुभूति जैसा था। सारी योजनाएं बन चुकी थी, केवल अब उसे मूर्त रूप देना ही शेष था। विभोर की सलाह पर मैंने मेरे दहेज के लिए संभाल कर रखे रुपए और जेवरों को सूटकेस में रख लिया था। विभोर के कहे हुए शब्द कानों में गूंज रहे थे। ताकतवर होने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा रखना जरूरी है। उन व्यक्तियों से कमजोर और कोई नहीं होता जिन्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं होता। मैंने पूछा था, विभोर कहाँ जाएंगे हम? बड़े आत्मविश्वास से उसने कहा था, तुम मुझ पर भरोसा रखो। और मेरा मन उसकी बातों पर विश्वास कर रहा था। मैंने आज शाम को अपने निर्णय से माँ को अवगत कराते हुए बताया था, माँ तुम विभोर को तो जानती ही हो, वो कई बार आया है हमारे घर। मैं उसी के साथ घर बसाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज ये घर छोड़कर जा रही हूँ। बेटी, तुम्हारे मामा एक लड़के को देख के आए हैं, वो हर दृष्टि से तुम्हारे योग्य है और वो इसी रविवार को आ भी रहा है तुमसे मिलने के लिए। हम सभी तुम्हारे विवाह के लिए चिंतित और प्रयत्नशील हैं बेटा, थोड़ा सा हमें वक्त दो, सुखद समय की प्रतीक्षा करो, थोड़े से धैर्य की जरूरत है, बस फिर सब अच्छा हो जाएगा। माँ ने एक सांस में ये सब कुछ कह दिया, पर मैं विभोर के सम्मोहन में इस कदर जकड़ी हुई थी कि माँ की हर बात मेरी समझ से परे थी। मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। इस विषय पर हमारी काफी बहस भी हुई। आखिरकार माँ समझ गई कि मुझ पर एक नासमझ जिद सवार है और यह जिद किसी अन्य बात को अपने आगे टिकने नहीं देगा। माँ ने फिर कहा, जिसके भरोसे तुम यह घर और मुझे छोड़कर जा रही हो, कम से कम उसे और उसके प्यार को एक बार जांच परख जरूर लेना। यह मेरी अंतिम सलाह है बेटी। माँ के स्वर नम पड़ गए थे। मैंने लापरवाही से कहा, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, विभोर को अच्छी तरीके से जानती हूँ और मुझे उस पर पूरा भरोसा भी है। धोखा वही खाते हैं जो विश्वास करते हैं। ये बात कहते हुए माँ रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अब फैसले की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। मैंने घड़ी को देखा तो 2:15 हो चुके थे।
मैंने सोचा अब चलना चाहिए। धीरे से लैंप बुझाया, बिना आवाज किए बाहर आंगन में आई तो नीले आसमान में तारे ही तारे छिटके हुए दिखाई दे रहे थे। आसमान नाचते मोर के पंख जैसा लगा। ठंडी हवा का एक झोंका बदन से आकर टकराया। इस झोंके की परवाह ना कर मैं आंगन पार कर घर का बंद मुख्य दरवाजा खोलने ही रही थी कि हृदय की गहराइयों से आवाज आई, ये क्या कर रही हो सोनिया? क्या यही हमारे परिवार की परंपरा है? क्या होगा इस प्रतिष्ठित परिवार की इज्जत का? कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। यह दूसरी आवाज थी। तुमने कभी अपने पिता को तो नहीं देखा क्योंकि वे बचपन में ही चल बसे थे, लेकिन हाँ, माँ के प्यार ने तुम्हें हर विषय से अवगत कराया है। माँ ने कैसे तुम्हें पाला यह भी तुमसे छुपा नहीं है। नहीं, मुझे सब पता है, लेकिन यह भी सच है कि अब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो उन्हें इस तरह के कदम उठाने का पूरा अधिकार होता है। शायद ऐसा ही विभोर भी सोचता है। इस विचार की पुष्टि मेरा मन मेरे साथ खड़ा था। अब ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं थी। सोनिया, विभोर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, चलो जल्दी करो। मन के अंदर से आदेशात्मक आवाज आई। नहीं, यह पूरी तरह गलत है सोनिया। जो चीज गलत है उसे जिस तर्क के लिबास में लपेटा जाए वो गलत ही रहेगा। दिमाग बार बार ये बातें बोल रहा था। कल क्या होगा तुमने सोचा है कभी? क्या होगा? जग हंसाई होगी। लोग तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे खानदान पर इल्जाम लगाएंगे, अनलगर बातें करेंगे। लड़की भाग गई, तुम्हारे लिए इस घर के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सोनिया, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। अभी भी वक्त है, मत जाओ। अभी घर की बात घर में रहने दो। मुझे अपना सिर भारी सा लगने लगा था। मन और दिमाग के इस सवाल जवाब की फेरिस्ता से मैं परेशान होने लगी थी। मुझे लगा कि यदि और ज्यादा देर होगी तो शायद फिर मैं कभी विभोर के साथ ना जा सकूंगी। मैंने अपने सिर को जोर से झटके देकर विचारों से मुक्त होने का असफल प्रयास किया। दरवाजा खोलकर घर से बाहर गली में आ गई। गली पूरी तरीके से सुनसान था। मुख्य सड़क पर आई तो एक ऑटो वाले ने मेरे हाथ से सूटकेस देखकर ऑटो रोक दिया और मैं ऑटो में बैठकर उस रेलवे स्टेशन पर चल पड़ी जहां पर विभोर मेरा काफी देर से इंतजार कर रहा था। ऑटो ने रफ्तार पकड़ी। धीरे धीरे शहर छूट रहा था। शहर क्या छूट रहा था, माँ छूट रही थी, मेरा अतीत छूट रहा था, वे गलियां छूट रही थी जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था। मैंने आंखों से बहते हुए आंसू को रोकने का असफल प्रयास किया। मैं सोच के समंदर में डूबती उतराती रही। तभी रेलवे स्टेशन दिखाई देने लगा। ऑटो रुका, मैं उतरी। तभी अंधेरे से विभोर प्रकट हुआ। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा था। उसने ही ऑटो के पैसे दिए। मेरा सूटकेस हाथों में लेकर वो तेज चाल से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे तेज कदमों से चलने लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हम पहुंचकर एक बेंच पर के पास सूटकेस रखकर विभोर ने कहा, बैठो। मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। उसने फिर कहा, सब ठीक है ना? मैंने असहमति से सिर हिलाया। वह कुछ देर चुप रहा। शायद उसका चुप रहना उसे ही असहनीय सा महसूस करवा रहा था। वो फिर बोला, गाड़ी 1 घंटा लेट है। मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसने कहा, अभी आता हूँ। वो दौड़कर 2 कॉफी ले आया। हम दोनों ने खामोशी से कॉफी पी। उसने धीरे धीरे स्नेह भरे लफ्जों में पूछा, रुपए जेवर तो साथ लाई हो ना? अचानक माँ की अंतिम सलाह दिमाग में कौन दी? सहसा मेरे मुंह से निकल पड़ा, नहीं विभोर, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मैं कुछ भी साथ नहीं ला पाई हूँ। क्यों? लॉकर की चाबी माँ ने न जाने कहाँ रख दी थी। दिन भर ढूंढती रही, मिली ही नहीं। उसका सांवला गोल चेहरा गुस्से से लाल से सुलग रहा था। वो अचानक बिफर उठा। उसका इस तरह बिफरना मेरे लिए अप्रत्याशित सा लग रहा था। वो पहले तो धीरे धीरे बोला, फिर उसका दिमाग असंतुलित हो उठा और वह अचानक गुस्से में चीखने लगा, क्यों आई हो यहाँ खाली हाथ? क्या होगा परदेश में बिना पैसे के? कितने दिन से मैं तुम्हें समझा रहा था और जाने क्या क्या वो कहता चला गया। उसे इतना असहज होते हुए मैंने पहली बार देखा था। मैंने कहा, अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने क्रोध से मेरा हाथ झटक दिया। कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसके क्रोध के सागर में एक भंवर उठते देखा जिससे मुझे डूबने का खतरा नजर आ रहा था। मैंने सोचा, सच बता ही दूं कि तुम्हारे अनुमान से अधिक धन लेकर आया हूं। लेकिन तभी मन ने कहा, ठहरो, पहले इसे परख तो लो। और मन का मानकर मैं चुप रही। विभोर न जाने क्या क्या कहता रहा और मैं सुनती रही।
मैं जिस विभोर को जानती थी यह तो वो बिल्कुल नहीं था। मेरे लिए वो पत्थर का नहीं जीता जागता देवता का रूप था, लेकिन आज मुझे वो पत्थर से भी ज्यादा कठोर लग रहा था। मुझे आज पहली बार अपनी पसंद पर दुख हुआ। सोचा, क्या मेरा चुनाव सही था? मुझे अपने चारों ओर अंधा गहरा जंगल सा महसूस हुआ, जिसकी कभी राहें मानो गुम हो गई। मैं जिस संभावनाओं से जुड़ी थी उससे मुझे अपना अस्तित्व हवा में झूलते हुए जालों की मानिंद महसूस हो रहा था। मुझे मेरी ही निराशा लुहलुहान लग रही थी। प्यार का सागर कुछ पलों में ही सूख गया था। विभोर बहुत देर तक कुछ बड़बड़ाता रहा, फिर जल्दी से बोला, सुनो सोनिया, मैं बिना पैसे के इस शहर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकता। यदि तुम मेरा प्यार और जीवन का साथ चाहती हो तो कल इसी समय इसी ट्रेन से चलेंगे, पर इस बार पूरी तैयारी से आना। मैं अभी टिकट कैंसिल करवा कर कल का रिजर्वेशन कराता हूँ। विभोर की पोल खुल चुकी थी। मैं सब कुछ समझ गई कि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। अब मैं अपनी बातों के सम्मोहक से पूरी तरीके से मुक्त हो गई थी। मैं विभोर को बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं खामोशी के दामन को ओढ़कर अपने ही दुबक कर रह गई। मैंने सोच लिया कि ऐसे जीवन साथी के साथ जीवन काटना मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। तो न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था और अचानक झुंझलाकर तेजी से चला गया। उसके जाते ही मैंने गहरी सुख की सांस ली। अब मेरा मन शांत होकर एक तूफान से गुजरने के बाद की शांति महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि दुनिया में कहीं जगह हो ना हो, लेकिन अभी भी मेरे लिए एक ऐसी छत है जिसके नीचे मेरा एक कमरा और इस कमरे में मेरा बिस्तर है। जो भी मेरा इंतजार कर रहा है, मैं अभी इतनी दूर भी नहीं आई कि मेरा लौटना संभव हो जाएगा। मैं मन ही मन हंसी और सधे हुए कदमों से रेलवे स्टेशन से बाहर आई। कब मैंने ऑटो किया, कब बैठी और कब घर आई, मुझे बिल्कुल याद नहीं आया। हाँ, मुझे इतना अवश्य याद है कि माँ के तकिए के नीचे से धीरे से चाबी निकालकर लॉकर में सारे जेवर और रुपए यथावत स्थान पर रखकर मैं अपने बिस्तर पर चली गई। मुझे प्रतीक्षा थी आगामी रविवार की और आने वाले उस नौ युवक की जो निश्चित रूप से मेरा जीवन साथी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रभात दुबे की लिखी ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, खास तौर पे उन युवतियों के लिए जो आज के समय में एक टुच्चे से लड़के के लिए अपने घर परिवार प्रतिष्ठा इज्जत और अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगाकर चंद मिनटों में घर के चौखट से बाहर निकल जाती हैं बिना कुछ सोचे समझे। कहानी पर अपनी राय रखिएगा। अगर आपके पास भी कुछ कहानी कविताएं हैं तो डायरी के पन्ने ऑफिशियल जो ईमेल आईडी दिया जा रहा है उस पर जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।